हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 15 वेव्स। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज वेव्स। ओके, वेव क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि वेव क्या होता है। वेव की डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि भाई इट इज अ मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, इट इज अ मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम वी कॉल द वेव। वेव कैसे बनता है, वेव मैकेनिज्म क्या है, उसके रिलेटेड डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस, वो सब चीज आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेव क्या होता है? तो वेव इज अ मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। जैसे कि सपोज आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो और उसको आपने एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से ऐसे कनेक्ट करके रखा, एक रोप ले रहे हो या स्ट्रिंग ले रहे हो, कुछ भी, जो भी। अब उसको क्या कर रहे हो? तो आप उसको एक जर्क दे रहे हो, ऐसे ऊपर से इसको नीचे की तरफ जर्क दे रहे हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ क्रेस्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ वेव बनता है। क्यों बनता है, रीजन क्या है, वो सब चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वेव बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट पहले हम वेव की डेफिनेशन लिखे। तो वेव की डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम। इट इज अ डिस्टर्बेंस, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, इट इज अ डिस्टर्बेंस, वेव की डेफिनेशन। It is a disturbance, it is a disturbance travels through a medium due to oscillations, due to oscillation of particles, due to oscillations of the particles। तो एक्चुअली में क्या होता है समझना, मैं वेव मैकेनिज्म थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है और उसके बाद वेव बनता है। जैसे कि भाई हमने ऐसे एक स्ट्रिंग ले ली, इस स्ट्रिंग के अंदर सपोज ये पार्टिकल जो है वो इनिशियली यहाँ पे इस पोजीशन पे था, मतलब मेन पोजीशन पे था। आपने इस पार्टिकल को क्या किया? डिस्टर्ब किया। एक पार्टिकल नहीं होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं। ओके, पहले आपने किसी भी तरह इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब किया मतलब कुछ फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, वो इधर गया, इधर से मैक्सिमम इधर पे जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये और ये। मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन दिखाए कि भाई t इज इक्वल टू टी बाई 8 पे कहाँ पे होगा, t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे कहाँ होगा, t बाई 2 पे कहाँ होगा, t पे कहाँ होगा। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के ऐसे टाइम पीरियड लिए और उसके लोकेशन दिखाए। ये 0 था, 0 से ऊपर गया, फिर यहाँ गया, ये मैक्सिमम तक टच कर गया, फिर इधर आया, फिर ये, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम को टच किया, फिर इधर गया और ये। तो मतलब एक साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जहां से स्टार्ट किया वहां से वापस आया। बट केवल एक ही पार्टिकल को आप डिस्टर्ब करोगे तो उसके बाजू वाला पार्टिकल भी जो है वो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जब आप एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो तो बाजू वाला पार्टिकल भी क्या होने लगता है? डिस्टर्ब होने लगता है।
फिर ये बाजू वाला ऑसिलेट होता है तो उसके बाजू वाला डिस्टर्ब होता है, फिर उसके बाजू वाला डिस्टर्ब होता है, फिर उसके बाजू वाला डिस्टर्ब होता है। तो मतलब ये डिस्टरबेंस का मोशन हो रहा है और एक पैटर्न जो बन रही है ऐसे डिस्टरबेंस की, उसको हम नाम देंगे वेव। चलिए भाई देखते हैं थोड़ा एक दो एग्जांपल से। y इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला है a sin ओमेगा t। मैं t जीरो ले लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर मैं लेता हूं t इज इक्वल टू t बाई 8 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, a sin ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई t और ये आएगा t बाई 8 तो ये t कैंसिल हो गया, sin पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2 तो ये हो गया a बाई रूट 2। मतलब ये जीरो से इधर पहुंचेगा कितने टाइम के बाद, t बाई 8 टाइम के बाद। फिर नेक्स्ट t बाई 8 ऐड करते हो तो वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा। जब ये मैक्सिमम पे पहुंचता है तो एक्चुअली में ये वाला पार्टिकल इधर आ जाता है, मतलब वो भी डिस्टरबेंस कैरी करके आगे बढ़ाता होगा। तो फिर जब इसको डिस्टर्ब किया तो उसका नेक्स्ट वाला डिस्टर्ब होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला डिस्टर्ब होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला डिस्टर्ब होगा। तो एक्चुअली में एक वेव का पैटर्न ऐसे कुछ बनता है, ऐसे कुछ इसका पैटर्न बनता है। जब ये जीरो पे था आपने जर्क लगाया, एक टाइम पे ये मैक्सिमम पे होगा, ये वाला पार्टिकल जीरो पे होगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। तो ऐसी जो पैटर्न बनती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। इससे पूरी चीज आप यहाँ पे पूरा वेव का मैकेनिज्म, वेव पूरा आप बना सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट t इज इक्वल टू हम लेते हैं t बाई 4 तो t इज इक्वल टू t बाई 4 लेते हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो a sin यहाँ पे क्या होगा 2 पाई बाई t इंटू t बाई 4 तो ये कैंसल, ये पाई बाई 2 तो जीरो पे इधर था, t बाई 8 पे इधर। जब t बाई 8 पे पार्टिकल इधर पहुंचता है तो बाजू वाला जस्ट मोशन स्टार्ट करने को ट्राई करेगा। जब t बाई 4 पे ये वाला पार्टिकल इधर पहुंचा है तो ये वाला इधर पहुंचेगा। फिर t बाई 8 तो फिर वो ऊपर मैक्सिमम, फिर ये नीचे तो ये इधर आएगा। मतलब थोड़ा पीछे पीछे उसको फॉलो करता जाता है और पूरे सारे पार्टिकल्स का एक पैटर्न बनाते हो तो उस डिस्टरबेंस की पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं, वेव नाम देते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई कि भाई वेव क्या होता है। तो इट इज अ डिस्टरबेंस ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऐसा लिख सकते हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब इसी के अंदर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रिंग के अंदर आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया और ऐसा कुछ बना, क्या ये पार्टिकल जो है वो इधर से इधर ट्रैवल करके जाएगा? नहीं, पार्टिकल तो जो है वो इधर ही ऑसिलेट करता रहता है। बट ये ऑसिलेशन करता है तो उसके बाजू वाला भी करेगा, डिस्टरबेंस कैरी करके जाएगा। फिर उसके बाजू वाला भी ऑसिलेशन करता है तो उसके बाजू वाला करेगा, फिर उसके बाजू वाला। तो ये सारे जो है पार्टिकल्स, उसका कोई एक्चुअल फ्लो नहीं होता है, उसका कोई एक्चुअल फ्लो नहीं है। ये पार्टिकल इधर से इधर नहीं जाता है, पार्टिकल तो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करता रहता है। क्या करता है? ऑसिलेशन करता रहता है। तो यहां पे एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वेव। मैंने पहले बोला केवल मोशन ऑफ द डिस्टरबेंस इन द मीडियम, बट डिस्टरबेंस कैसे हुआ? ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लिखनी जरूरी रहती है कि विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा रहा है। तो ये वेव की डेफिनेशन हुई। दूसरी चीज, वेव का काम क्या है, वेव हमें क्या देता है? तो वेव के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब एनर्जी जो है, एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेकर जानी हो तो हमें वेव हेल्प करता है।
जैसे सन से अर्थ के ऊपर एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी आती है तो वो वेव्स के थ्रू एनर्जी आती है। तो वेव क्या कैरी करता है? वेव एनर्जी को कैरी करता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको एनर्जी को लेकर जाना हो थ्रू द मीडियम, तो वहां पे एक पैटर्न जो डिस्टरबेंस का बनता है, उस चीज को आप क्या बोलते हो? वेव बोलते हो। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है, पार्टिकल का तो ऑसिलेशन ही होता है, बट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। वेव के रिलेटेड हम अब आगे बात करें तो उसमें आता है टाइप्स ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के टाइप्स की हम बात करें तो बेसिकली वेव के 3 टाइप हैं। एक है आपका मैकेनिकल वेव्स, जिसको आप मटेरियल वेव्स भी बोल सकते हो। पहला जो टाइप हम बात करेंगे वो रहता है मैकेनिकल वेव्स, मतलब मटेरियल वेव्स। दूसरा हम बात करें तो मैटर वेव्स रहता है। ये मैटर वेव्स के बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो रहता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मटेरियल वेव्स जिस टाइप के वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए, जिस टाइप के वेव्स के प्रोपेगेशन मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट किया आपने और उस डिस्टरबेंस को आगे बढ़ना, मतलब वेव का प्रोपेगेशन होना, तो जिसके लिए जिस टाइप के वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम इज रिक्वायर्ड, दैट टाइप ऑफ वेव्स वी कॉल द मैकेनिकल वेव्स। तो इधर हम लिखेंगे मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड दैट वी कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैटर वेव्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव्स होते हैं वो मैटर वेव्स है, जिसके बारे में हम अगले स्टैंडर्ड में ज्यादातर डिस्कशन करेंगे मैटर वेव्स में, जिसको डी ब्रॉय वेव्स भी बोला जाता है। ओके, केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा आपने। तो मैकेनिकल वेव्स, जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपने वेव्स बनाए तो उसके लिए मीडियम नेसेसरी था। फिर दूसरा मैं कोई ऐसा एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि सन से अपना अर्थ पे एनर्जी आ रहा है, तो मैंने बोला कि वेव्स के थ्रू ही एनर्जी आता होगा। तो जो वेव्स के थ्रू एनर्जी आता है तो उसके लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नेसेसरी नहीं है, तो उस टाइप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। तो सर उसमें ऑसिलेशन किसका होता होगा? हम मटेरियल में तो बोल भी सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेशन किसका होता है? तो इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स का ऑसिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का ऑसिलेशन होता है। इसमें किसका ऑसिलेशन होता है? पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का क्या होता है? ऑसिलेशंस होता है। ओके, और मैटर वेव्स, उसके बारे में हम लिखे तो लिख सकते हैं वेव्स एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वेव्स एसोसिएटेड with microscopic particles like
proton, electron, etc. that we called matter waves. Okay, that we call the matter waves. Okay, तो ये बेसिकली इतनी चीज हुई. इसमें आप एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हो कि लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, वो एग्जांपल इसके है. और इसके अंदर वेव्स इन स्ट्रिंग, वो जो है स्ट्रिंग रोप, वो मैकेनिकल वेव्स के है. ओके, तो ये बेसिक आपका क्लासिफिकेशन है वेव्स का, टाइप्स ऑफ वेव्स का. फर्दर हम इस मैकेनिकल वेव्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्दर हम इस मैकेनिकल वेव्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. मैकेनिकल वेव्स, मटेरियल वेव्स, उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं. एक रहता है ट्रांसवर्सियल वेव्स, मतलब ट्रांसवर्स नेचर का, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा रहता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? तो भाई कुछ ऐसा होता है ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडिनल, उसमें जो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, उसकी डायरेक्शन में फर्क होता है. जब हम स्ट्रिंग में ऐसे झर्क लगाते हैं तो ऑसिलेशन पार्टिकल का ऐसे होता है और वेव्स ऐसे आगे बढ़ता है, मतलब एक दूसरे को वो 90 पे आता है. और जब लॉन्गिट्यूडिनल की वेव्स की बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स प्लस उसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं. फटाफट पॉज करके इतनी चीज लिख दीजिए, फिर मैं ये ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर समझाता हूं. लिखिए. ओके, चलिए. तो अब हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करेंगे. ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम एक और छोटी सी बात डिस्कस करेंगे, दैट इज एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स.
essential properties for propagation of mechanical waves. ओके, उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी रहती है वो है इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन दी, फर्स्ट इज इनर्शिया, second is elasticity and third is minimum friction. इनर्शिया क्यों भाई बेसिकली वेव बनता कैसे है, तो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की वजह से वेव बनता है। तो ऑसिलेशन में हमने दो ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि इनर्शिया क्यों, इनर्शिया होने की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन पे आके रुकता नहीं है और वो अपना कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन चालू रखता है। जैसे हम पेंडुलम की बात कर ले तो हम ऐसा बोलते थे कि भाई उसके पास इनर्शिया है तो वो इधर जाएगा, इधर जाके फिर इधर जाएगा, तो मतलब इनर्शिया होने की वजह से वो अपना मोशन चालू रखता है। आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये ऑसिलेशन कंटिन्यू रहता है। सो मास होने की वजह से उसके पास मास होगा, मास होने की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी भी पजेस करता होगा वो, तो एक इनर्शिया का फैक्टर रहता है। दूसरी चीज ऑसिलेशन के लिए हमने डिस्कस की थी कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्योंकि वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, एंड दैट वी कॉल द इलास्टिसिटी। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड for the medium to propagate the mechanical waves is elasticity। और फ्रिक्शन जो है वो दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए जिससे वो पार्टिकल्स जो है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक ऑसिलेशन करता रहे। फ्रिक्शन होगा तो ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ऑसिलेशन स्लो हो गया, ऑसिलेशन बंद हो गया, वेव्स बनना बंद हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज एसेंशियल प्रॉपर्टीज है वेव्स को आगे बढ़ने के लिए, मैकेनिकल वेव्स को आगे बढ़ने के लिए। हम बात कर रहे थे इधर की भी ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है। तो व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स मतलब स्ट्रीम के अंदर जिस टाइप के वेव्स बनते हैं उस टाइप के वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है। मान लो कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने झरक लगाया, ऐसे ऊपर नीचे उठा दिया, तो कुछ ऐसी पैटर्न जो बनती है उसको हम नाम क्या देते हैं, वेव देते हैं। बट उस वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम नेसेसरी है, तो उसको हम मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे, मतलब मटेरियल वेव्स बोलेंगे। और उस मटेरियल वेव्स के अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी, कि ये जो पार्टिकल्स है ना भाई, ये सारे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे होता रहता है। तो oscillation of particles is along the y-axis and wave will propagate in the x direction. This is the direction of the wave propagation. This is direction of wave propagation. ये एक दूसरे को 90 हो गए। तो जब direction of wave propagation, direction of wave propagation और आपका ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हो रहा है और वेव प्रोपेगेट हो रहा है ऐसे, तो इस टाइप के वेव्स को आप क्या नाम देते हो, ट्रांसवर्स वेव्स नाम देते हो। क्या नाम देते हो, ट्रांसवर्स वेव्स नाम देते हो। फिर आता है वेव के रिलेटेड कुछ दूसरे फिनोमिनन, मतलब कि भाई एक होता है क्रेस्ट और दूसरा जो होता है दैट इज ड्रॉप। मतलब हम ऐसा बोलते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उसको क्रेस्ट,
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में उसको नाम दिया जाता है ट्रफ। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ बनता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आपका वेव कैसे आगे बढ़ता है? थ्रू द क्रेस्ट एंड ट्रफ। थ्रू द क्रेस्ट एंड ट्रफ ये वेव्स में आगे बढ़ता है। तो वेव फॉर्म क्या होता है इसका? कोई बोले कि ट्रांसवर्स वेव का वेव फॉर्म मतलब वहां पे क्रेस्ट और ट्रफ बनते होंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप जो है वो है अपना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर वेव्स को समझते हैं। मान लो कि भाई जब आपने फोर्स लगाया, डिस्टरबेंस दिया, उससे पहले पार्टिकल्स के बीच का ऐसा कुछ एवरेज सेपरेशन इतना था। आपने किसी एक को क्या किया? डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करना मतलब फोर्स लगाना, प्रेशर देना। तो जैसे ही यहां से आपने प्रेशर दिया, प्रेशर देने की वजह से अब इस मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी होने की वजह से जैसे ही आप उसको प्रेशर देते हो, मतलब स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग था उसको आपने थोड़ा प्रेशर दिया, स्प्रिंग दबेगी। सेम वे से आपने इधर इसको क्या किया? फोर्स लगाया, डिस्टरबेंस दिया, उसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो है वो कुछ दूर दूर थे, उसकी जगह पे ये पार्टिकल्स थोड़े पास पास में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहां से आपने इसको प्रेशर दिया, तो ये जो पहले वाले 4 पार्टिकल्स है वो थोड़े पास में आ गए। फिर 2 5 6 7 8 तो कैसे रहे? ऐसे ही रहे। तो मतलब यहाँ पे उन दोनों के बीच का जो एवरेज जो सेपरेशन था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वहां से प्रेशर दिया था। बट इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स लगने की वजह से ये पार्टिकल्स वापस अपनी मीन पोजीशन को जाने को ट्राई करेंगे, और ये आगे 2 वाले पार्टिकल्स जो है वो नेक्स्ट 5 6 7 8 के अंदर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। तो मतलब अब थोड़े पार्टिकल्स पहले तो ऐसे आ गए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये पास पास में आ गए, 7 और 8 थोड़े और दूर रहे। तो इधर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 3 पास में आ गए, ये पास में आ चुके हैं, ये थोड़े दूर चले गए। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी की, जिससे रिस्टोरिंग बनता है। अब यहां पे ये दोनों इकट्ठा हो गए, फिर ये दोनों सेपरेट होंगे, वो नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, डिस्टरबेंस आगे भेजेंगे। तो ये जो पोर्शन बनता है ऐसे पार्टिकल्स का पास में आना, उस चीज को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। और जब दूर रहता है तो उस चीज को हम बोलते हैं रैरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रैरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होता है वो कंप्रेशन और रैरफैक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है। अब ये 4 पास में आ गए थे, ये दोनों आगे बढ़ के कुछ और पार्टिकल्स को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, प्रेशर देंगे, और ये अपनी मीन एवरेज जो सेपरेशन था उस पे जाने को ट्राई करेंगे, फिर और आगे वाले देंगे। तो मतलब आप देख रहे हो कि इसका ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे, और ये वेव भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हो भाई? कंप्रेशन, रैरफैक्शन, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हो रहा है। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है, वेव प्रोपेगेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो जब वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है, तो उस टाइप के वेव्स को आप क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हो। ट्रांसवर्स वेव्स किसको बोला जाता है? जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू दी ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, और उसमें ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। इसमें कंप्रेशन और रैरफैक्शन बनता है, जहां पे पास में आ गए वहां पे कंप्रेशन, दूर हो गए थोड़े तो रैरफैक्शन। तो अल्टरनेटिवली कंप्रेशन, रैरफैक्शन ऐसे बनता जाता है। इसमें क्रेस्ट ट्रफ ऐसा अल्टरनेटिवली बनता जाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स की डायरेक्शन जो है
उसी के बेस से हम क्या बोल रहे हैं कि मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप्स है, फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्लियर है? तो ये चीज हो गई, इसको आप लिख दो, चलो फटाफट लिख दो। ओके, इस टाइप के ट्रांसवर्स वेव के टाइप्स को हम नाम भी ऐसा दे सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव को हम सरफेस वेव भी बोल सकते हैं, सरफेस पे बनते हैं ये। और दूसरा जो है ये विदिन मीडियम बनते हैं, ये विदिन मीडियम के अंदर होते हैं, ये सरफेस के ऊपर होते हैं, इसलिए सरफेस वेव बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम हम प्रेशर वेव्स भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रेशर वेव्स। क्लियर? तो ये चीज हो गई, लिखो चलो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले ऑसिलेशन में देखा था एसएचएम, इसके बाद हमने उसको एसएचएम का इक्वेशन देखा था, सेम इसी तरह हम यहाँ पे वेव का इक्वेशन देखेंगे। वेव इक्वेशन चलिए, वेव कैसे बना, वेव बनने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज एसेंशियल है उसको देखा हमने। अब हम डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? वेव इक्वेशन, और उस वेव इक्वेशन के बाद हम डिफरेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। भाई वेव इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे इक्वेशन जो लिख रहे हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, y of xt। याद हो तो हमने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में लिखा था x of t, और उसको हमने लिखा था a cos ओमेगा t। अरे भाई ऐसा भी लिखा था yt is equal to a sin ओमेगा t, ऐसा भी हमने लिखा था ना। तो ये ऑसिलेशन एसएचएम करने वाले के लिए था। तो yxt यहां पे वेव इक्वेशन में लिख रहा हूं, वेव इक्वेशन में पूरा लिख दूं तो वो है a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस और माइनस 5। y is equal to a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस और माइनस 5। दिस इज व्हाट वेव इक्वेशन। जो वेव प्रोपेगेट होता है, जो आगे बढ़ता है, उस टाइप के वेव का ये इक्वेशन है। उसमें yxt क्या डिनोट करता है? yxt मतलब ये वाली चीज, दैट डिनोट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट एट टाइम t एट लोकेशन x, एट टाइम t एट पोजीशन x एट लोकेशन x। तो मैं लिखता हूं यहां पे yxt
denoted the vertical displacement of element at position x at टाइम t। मतलब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ना एलिमेंट का ऊपर नीचे, वो x और t के रिस्पेक्ट में हम ऐसे लिखते हैं। a क्या है? a gives the amplitude। This is amplitude। What is amplitude? Amplitude मतलब maximum displacement suffered by the element, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि maximum displacement on either side of mean position, ऊपर या नीचे जो maximum displacement होता है that we call the amplitude। The maximum displacement उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। साइन तो एक फंक्शन है, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आता है, इस चीज को मैंने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में नाम दिया था फेज। फेज क्या दिखाता है? फेज लोकेशन दिखाता है। तो दिस वी कॉल द फेज, एंड फाई जो है उसको हम बोलते हैं दैट इज इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज बोलते हैं। अब इस सब की बात करेंगे कि x तो खैर लोकेशन है, टाइम है, k और ओमेगा की हम बात करते हैं। उससे पहले हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन हम देखें तो टाइम पीरियड पहले, तो टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी वन वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कंप्लीट टाइम पीरियड की डेफिनेशन कैपिटल T। कैपिटल T क्या होता है? तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, that we called time period। ओके, अबाउट इट्स मीन पोजीशन उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे वेलोसिटी रहेगा, ऐसे न्यू रहेगा और ऐसे v वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी न्यू उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितने वेव्स बने हैं उसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1/t। इसका यूनिट रहेगा हर्ट्ज, इसके लिए यूनिट रहेगा दैट इज सेकंड। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हम जो वेव बना रहे हैं वो वेव को समझते, वेव इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं कि सर आपने ये इक्वेशन लिखा a sin kx - ओमेगा t + phi, कैसे? ऐसा है भाई, उस चीज को थोड़ा लॉजिकल समझते हैं कि भाई एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा मैंने ये ड्रॉ किया, दोनों में ये वाली एक्सिस फिक्स है, ये वाली एक्सिस वर्सेटाइल है। जब x लेता हो तो टाइम कांस्टेंट रहता है, जब टाइम लेता हो तो x कांस्टेंट रहता है। जैसे कि भाई कोई पानी की लहर आ रही है और उसके सामने अपने एक बड़ा सा मतलब दरवाजा है या तो कोई वॉल है, मान लो ये एक वॉल है,
पानी की लहरें इस साइड आ रही है ऐसे क्रेस्ट ट्रफ बन के। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि उस पानी की सरफेस पे एक वुडन का ब्लॉक है। वो वुडन का ब्लॉक क्या होगा, जैसे पानी की लहर आएगी क्रेस्ट होगा तो ऊपर उठेगा, ट्रफ आएगा तो नीचे जाएगा, क्रेस्ट होगा तो ऊपर उठेगा, ट्रफ होगा तो नीचे जाएगा। आप देख रहे हो 0 सेकेंड पे इधर था, 1 पे इधर, 2 पे ऊपर, 3 पे नीचे, 4 पे इधर, 5 पे नीचे, 6 नीचे, 7 इधर, 8 इधर वापिस आएगा। टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम के वेरिएशन के हिसाब से मैं उसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिखाता हूं, तो वो ये चीज है। टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे मैं उसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ बन रहा है। और जब मैं टाइम एक्स एक्सिस वाली एक्सिस पे ले रहा हूं, मतलब इस वाली एक्सिस पे ले रहा हूं, तो वहां पे एक्स जो है आगे पीछे नहीं हो रहा है वो वुडन का ब्लॉक, क्योंकि आगे तो मैंने क्या कर दिया है, एक वॉल फिक्स रखी हुई है, तो वो आगे पीछे नहीं हो रहा है। मैं केवल ऑब्जर्व कर रहा हूं कि टाइम चेंज होने से वो ऊपर नीचे उठ रहा है, टाइम चेंज होने से वो ऊपर नीचे उठ रहा है, तो वो ग्राफ ये हुआ। बट मैं ऐसा करूं कि भाई मैंने एक पत्थर को डाल दिया पानी के अंदर और जो वेव्स बनती है उसी टाइम पे उस वेव की एक फोटो क्लिक कर दूं, तो कहीं एक्स लोकेशन पे क्रेस्ट बना होगा, कहीं ट्रफ बना होगा, कहीं और एक और क्रेस्ट बना होगा। तो फोटो को क्लिक करना मतलब उस मोमेंट को कांस्टेंट करना, कैप्चर करना, तो वहां पे कहीं क्रेस्ट होगा, तो मतलब ये वाली दूरी के ऊपर क्रेस्ट है, ये वाली दूरी के ऊपर ट्रफ है। ऐसे दोनों को मिला के, क्योंकि ये वाली एक्सिस जो है वो वर्सेटाइल एक्सिस बोली जाती है, तो ऐसे दोनों को मिला के हम ऐसा वेव इक्वेशन बना रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज हुई आपकी वेव कैसे ये इक्वेशन बनता है उसके बारे में। ओके, अब मैं यहां पे वेवलेंथ लिख रहा हूं। वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी उसको समझते हैं। ये मैंने वेव बनाया ऐसे, ये फेज जो होता है ना भाई, वो लोकेशन दिखाता है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसा होता है। जैसे हम जनरल डेफिनेशन तो जानते ही है वेवलेंथ की, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, बट ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसे दो पार्टिकल्स के बीच का लीनियर डिस्टेंस, एक ये और एक ये, उन दोनों पार्टिकल के बीच का फेज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2π रेडियन होना चाहिए। मैं इसी वेव को आगे भी बढ़ाऊं ना, तो ऐसे बढ़ा सकता हूं। आप बोलते कि सर ये वाली जो लेंथ होती है ना, वो हमने पढ़ के रखी है लोअर स्टैंडर्ड के अंदर, और उसको हमने बोला था वेवलेंथ। गलत नहीं है, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का, ट्रफ ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ बोला जाता है, और उसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट मैं इधर नई डेफिनेशन बोल रहा हूं कि ऐसे दो पार्टिकल्स के बीच का लीनियर डिस्टेंस हैविंग द फेज डिफरेंस इज 2π रेडियन। देखो ये 0 और ये 2π, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप क्या नाम देते हो, वेवलेंथ नाम देते। क्या नाम दे रहे हो, वेवलेंथ नाम दे रहे हो। ओके, तो ये चीज हो गई, तो वेवलेंथ हो गया। उसके बाद ये जो है, दिस वी कॉल द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम बोलते हैं 2π/t, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड। और ये k क्या है, वो एक नई चीज आई है, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। एंगुलर वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, k को हम नाम देते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। आप समझो इस चीज को कि भाई मैंने बोला था कि 0 से 2π वाली जो रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, उस सिचुएशन में जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको हमने बोला था वेवलेंथ। अब मैं एक डेफिनेशन इसके तौर पे इधर दे रहा हूं कि भाई फेज चेंज पर यूनिट लेंथ, इस k को हम लिख सकते हैं
that is phase change per unit length, change per unit length, इसको हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से उसका फॉर्मूला बनाएं तो भाई जब लेंथ लैम्डा होती है तो फेज कितना चेंज होता है, 2 पाई। जब लेंथ 1 मीटर होती है तो फेज कितना चेंज होगा, तो वो आएगा 2 पाई बाय लैम्डा, एंड दिस 2 पाई बाय लैम्डा वी कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। क्लियर? तो ये चीज है, लिखो भाई, इसको लिख दो। और दूसरी चीज, जब ये दोनों के बीच में माइनस आता है तो ये वेव प्रोपेगेट होता है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, और जब इन दोनों के बीच में प्लस आता है, ये तो प्लस और माइनस 5 हो सकता है, इनिशियल फेज है, मैं बोल रहा हूं kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी। जब kx माइनस ओमेगा टी होता है तो ये वेव जो है वो प्रोपेगेट होता है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, जब दोनों के बीच में प्लस होता है तो वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है। क्लियर? इसका यूनिट भी आप लिख सकते हो, ये 2 पाई रेडियन है और लेंथ है तो रेडियन पर मीटर इसका यूनिट रहेगा। ओके गाइस, तो इतनी चीज लिख देना, आज के क्लास में हम इतना रखते हैं। थैंक यू।